नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत है। हमारी क्लास से दोस्तों कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं के अंतर्गत कौन सी क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें कृषि संबंधी आर्थिक सुधार। ये वाला टॉपिक चल रहा है दोस्तों। इस टॉपिक के समाप्त होने के बाद हम सभी लोग कृषि सांख्यिकी के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। बाकी की चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? कृषि संबंधी आर्थिक सुधार। इसकी एक क्लास हो चुकी है। तो हमने जो भी कुछ चीज़ें इसमें पढ़ी हैं उसका पहले फटाफट रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखा करिए दोस्तों, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएँ और जब भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से कर सकें और कन्फ्यूजन की किसी भी प्रकार की कोई स्थिति ना पैदा हो। अच्छा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले आप सिलेबस निकाल लीजिए और टॉपिक वाइज पढ़ाई कीजिए। टॉपिक वाइज मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें दिए गए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिकों का विभाजन किया गया है। जैसे कि कृषि प्रसार के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत, प्रसार विदृश्य एवं श्रव्य साधन, उनका वर्गीकरण, महत्व। ऐसे ही मेन पॉइंट जो आपका जैसे कृषि प्रसार दिया गया है, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं दिया गया है, इसमें जो पॉइंट वाइज विभाजन किया गया है आप उसको प्रत्येक पॉइंट को पढ़ना है। ठीक है, कहीं से भी किसी से भी क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं और कम आ सकते हैं। तो वही कहने का तात्पर्य है, अगर आपको लोगों से कुछ हटके करना है तो आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, आप जो टॉपिक पढ़ते जाएं उस पर टिक लगाते जाएं कि ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, और क्या बच गया है, क्या कमज़ोर चीज़ें हैं, आपको उन सब की क्लासेस उन सब की आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी, तैयारी करनी, जो आपको कुछ अन्य लोगों से अलग बनाएगी और आपको सिलेक्शन लेने में मदद करेगी। तो खैर, हमने जो पढ़ा था पहले उसका रिवीजन करते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कृषि संबंधी आर्थिक सुधारों में हमने क्या पढ़ा था? भूमि सुधारों के बारे में हम सभी लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। तो जैसे इसमें सुधारों की बात करें तो संस्था का सुधार और तकनीकी सुधार, ये चीज़ें शामिल थी। तो संस्था का सुधारों में जमींदारों का उन्मूलन, मध्यस्थों का उन्मूलन, हदबंदी, चकबंदी, ये सभी आपके कुछ संस्था का सुधारों के प्रकारों में शामिल है। पूछा जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का सुधार के अंतर्गत शामिल है या तकनीकी सुधार के अंतर्गत शामिल है? तकनीकी सुधार में आधुनिक जो विज्ञान प्रणाली के तहत विभिन्न प्रकार की जो खोजें हैं वो सभी शामिल होंगी। उन्नत किस्म के बीज, जैविक खाद, कीटनाशक, बेहतर मशीनरी, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुछ भू राजस्व प्रणालियाँ लागू थी। कौन कौन सी थी? तो जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था, ये सभी लागू थी। ठीक है। अच्छा, इन सभी प्रणालियों का उद्देश्य क्या था? तो मोटे तौर पर इन सभी प्रणालियों का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना, किसानों को शोषण करना, लाभ को कमा करके ब्रिटिश में भेजना। तो खैर, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था? सन 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 10 वर्ष की भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। हालांकि बाद में इसे क्या किया गया? सन 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदल करके इसे स्थायी कर दिया गया। और इसमें जो लगान वसूली की दर रहती थी 10/11 रहती थी, और जो बचती थी 1/11 वह जमींदार रखता था। इसे हम सभी लोग एक अन्य नाम से मालगुजारी नाम से भी जानते थे। आगे बढ़ते हैं। जो दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं उन बिंदुओं को रिवाइज करा रहा हूँ आपको ताकि आसानी से याद हो जाए। सूर्यास्त का नियम कब लागू हुआ था? तो सन 1794 में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत होता क्या था? जैसे जो सरकार के द्वारा लगान निर्धारित करी जाती थी, अगर वह निश्चित समय पर जमा नहीं करी जाती थी तो जमींदार की जो नीलामी थी वो जब्त कर ली जाती थी, जिसे सूर्यास्त का नियम कहा गया था। जो जमींदारी की व्यवस्था थी करीब भारतीय भूभाग का करीब 19% भूभाग पर लागू थी। जैसे कहाँ लागू थी? अगर एग्जामिनर आपके प्रश्न को कठिन बनाना चाहेगा, थोड़ा जटिल बनाना चाहेगा, तो इस प्रकार के प्रश्न शामिल कर सकता है। किन क्षेत्रों में लागू नहीं थी? तो कहाँ पर लागू थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था लागू थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु, इन सबको आपको याद रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो रैयतवाड़ी में जो किसान पंजीकृत थे उनको भूमि का स्वामी मान लिया गया था, और इसका एक प्रमुख उद्देश्य था कि बिचौलियों को समाप्त करके सीधे तौर पर किसानों से लेन देन की प्रक्रिया को अपनाया जाए। और इस व्यवस्था के जन्मदाता किसे कहा गया? थॉमस मुनरो को कहा गया और कैप्टन रीड को कहा गया। सबसे पहले 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 12 महल जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। 1820 में इसे
मद्रास में लागू किया गया, किसकी देखरेख में? तो टॉमस मुनरो की देखरेख में इस मद्रास में लागू किया गया था। 1825 में बम्बई में, 1858 में संपूर्ण दक्कन में यानी क्षेत्रों में लागू हो गई थी। और यह व्यवस्था ब्रिटिश भूभाग का करीब कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी? तो 51% भूभाग पर लागू थी। 30 वर्षों के इसे लागू किया गया था, जिसमें इसकी जो दर निर्धारित की गई थी, कितनी निर्धारित की गई थी? तो 1/3 की निश्चित इसमें जो दर थी दोस्तों वो निर्धारित करी गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं? महाल का शाब्दिक अर्थ होता है गांव। गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था इसमें, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इसका जनक किसे कहा गया? तो हार्ट मैकेंजी को कहा गया। हालांकि इसने अपनी चरम स्थिति कब प्राप्त करी? कहने का तात्पर्य बेहतर रूप से, सुचारू रूप से इसे कब लागू किया गया? तो 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह व्यवस्था अपने सबसे बेहतर रूप में सामने में आई। किन किन क्षेत्रों में लागू थी? तो मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसे लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोस्तों, जो कौन से पढ़ रहे हैं, महालवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। और करीब ये कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी? तो ब्रिटिश भारत का करीब 30% भाग इसमें शामिल था। तो जमींदारी 19% भूभाग पर, महालवाड़ी 30% भूभाग पर और रैयतवाड़ी आपकी कितने भूभाग पर? तो 51% भूभाग पर लागू थी दोस्तों। तो ये थे जो आपको हमने जो यहाँ तक अभी करीब पढ़ लिया था। अब हम सभी लोग आगे बात करेंगे बिचौलियों एवं मध्यस्थों का अंत। ठीक है, यहाँ से हमारी आज की क्लास आरंभ हो रही। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो स्वतंत्रता के समय देश का करीब 57% क्षेत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्वतंत्र जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय की बात की जा रही है। तो स्वतंत्रता के समय देश का करीब 57% क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। तो जमींदार प्रणाली क्या थी हमने अभी पढ़ा। और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो देश का जो करीब 57% क्षेत्र था जमींदारी व्यवस्था के अधीन था, जिसमें शोषणकारी एक वर्ग था। उस वर्ग वह वर्ग क्या कहलाता था? जमींदारी वर्ग कहलाता था, जिसे विदेशी सरकार का समर्थन प्राप्त था। अच्छा, जमींदार को क्या था? विदेशी सरकारों का समर्थन प्राप्त था, इसीलिए वो अत्यधिक रूप से किसानों पर आर्थिक शोषण करते थे, दबाव को डालते थे वो, और अधिक से अधिक लगान वसूली करते थे। इस कारण जमींदारी उन्मूलन या मध्यस्थों के उन्मूलन को स्वतंत्रता के तुरंत बाद भूमि सुधार का मुख्य आधार बनाया गया। तो इसमें याद रखने वाली आपके लिए कौन सी बात है? स्वतंत्रता के समय देश का करीब कितने प्रतिशत भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? तो 57% भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। प्रमुख शोषक वर्ग कौन था? तो जमींदार वर्ग था। भारत में बिचौलियों के अंत की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों कहाँ से आरंभ हुई? वर्ष 1948 में मद्रास के राज्य के द्वारा की गई थी। तो भारत में आपसे पूछा जा सकता है कि बिचौलियों के अंत की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो वर्ष 1948 में मद्रास राज्य से आरंभ हुई थी। बाद में आगे चल करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहाँ स्थायी बंदोबस्त लागू नहीं थे, वहाँ भूमि सुधारों को आसानी से क्रियान्वयन किया गया। जिन क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो लागू नहीं थी, उन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत भूमि सुधारों को आसानी से लागू किया गया अन्य इलाकों के अतिरिक्त। वहीं बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में भूमि का रिकॉर्ड न होने से भूमि सुधारों के सफल क्रियान्वयन में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो कौन कौन से ऐसे इलाके रहे जहाँ पर भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में हमें अधिकतम जो हमारी मुश्किलें थी उनका सामना करना पड़ा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आइए हम सभी लोग एक जरा सारणी देख लेते हैं दोस्तों। इस सारणी में क्या है कि किन किन इलाकों में जमींदारी उन्मूलन कब किया गया। तो इधर हो गया आपका टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, और इधर आपका दिया गया है राज्य क्षेत्र। खैर, मद्रास, बॉम्बे और हैदराबाद में वर्ष 1948 से 1950 के दौरान जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया। तो अभी हमने बात की सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था, देख लीजिए 1948 में मद्रास में लागू किया गया था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वर्ष 1948 से लेकर के 1950 के दौरान, आप ऐसे याद रखिए MBH में कब हुआ? तो 1948 से लेकर के 1950 के दौरान मद्रास, बॉम्बे और हैदराबाद। वहीं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो वर्ष 1951 में दोस्तों जमींदारी उन्मूलन करा गया। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम
तो अगर इसकी हम ट्रिक की बात करें, कैसे इसको याद रखा जाएगा, अगर इसके कुछ हम शब्दों की तरह नोट कर लें, BUMA, ऐसे नहीं बनेगा दोस्तों, ऐसे याद रखिए औब। आ से असम हो गया, आ से ऊ से आपका उत्तर प्रदेश, बा से आपका बिहार हो गया, और MP याद रखिए ऐसे। तो ये कौन सा शब्द इसके लिए सही रहेगा आपको याद करने के लिए, औब। और MP आप अलग से याद रख लीजिए, औब MP। ठीक है, तो वर्ष 1951 में औब में जमींदारी उन्मूलन हुआ। आ से असम, ऊ से उत्तर प्रदेश, बा से बिहार और मध्य प्रदेश में वर्ष 1951 में हमें जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन देखने को मिला। वर्ष 1952 में कहाँ कहाँ पर हुआ, उड़ीसा, पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो इसकी ट्रिक आपके लिए क्या हो जाएगी, सौरापू। सौरापू, सौ से हो गया आपका सौराष्ट्र, रा से हो गया आपका राजस्थान, और पा से हो गया आपका पंजाब, और ऊ से हो गया उड़ीसा। तो सौरापू में वर्ष 1952 में किया गया। और वर्ष 1954 में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में किया गया। तो ऐसे याद रखिए, बंगाल ने हद कर दी। इसे कैसे याद रखेंगे, बंगाल ने हद कर दी या हिमाद कर दी। तो हिमाद याद रखिए सीधे तौर पर, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हरियाणा भी हो सकता है। हिमाद, तो ऐसे याद रखिए, वर्ष 1954 में बंगाल ने हिमाद कर दी। बंगाल, हिमाचल प्रदेश, आपसे ये तो हो गया आपका सीधे तौर पर बंगाल, पश्चिम बंगाल, हिम से हो गया हिमाचल प्रदेश, दी से आपका हो गया दिल्ली। तो आइए एक बार फिर से नज़र डालते हैं। वर्ष 1948 से वर्ष 1950 के दौरान मद्रास, बॉम्बे और हैदराबाद में जमींदारी उन्मूलन हमें देखने को मिला। वहीं वर्ष 1951 में, क्योंकि क्रमवार हैं तो आप ऐसे याद रखिए, वर्ष 1948, 50, 51, 52, 54। वर्ष 1951 में हमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में देखने को मिला। तो आप उत्तर प्रदेश राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूरी है आप इसको याद रखें। वर्ष 1900, मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो वर्ष 1951 में दोस्तों जमींदारी उन्मूलन की क्रिया संपन्न हुई या आरंभ हुई। ठीक है, वर्ष 1952 में उड़ीसा, पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान में हमें देखने को मिला, जबकि वर्ष 1954 में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली में जमींदारी उन्मूलन की क्रिया हमें देखने को मिली। अब आइए बात करते हैं टेनेंसी रिफॉर्म्स, काश्तकारी सुधार, ये क्या है, इन पर बात करते हैं। काश्तकारी व्यवस्था से तात्पर्य क्या है, काश्तकारी व्यवस्था से तात्पर्य कृषि संबंधी उस प्रणाली से है जिसमें भूमि का मालिक खुद खेती नहीं करता। काश्तकारी व्यवस्था किसे कहा जाता है, तो काश्तकारी व्यवस्था दोस्तों उसे कहा जाता है जिसमें जो भूमि का मालिक होता है स्वयं खेती नहीं करता है। क्या नहीं करता है, स्वयं खेती नहीं करता है। ठीक है, और काश्तकारों को जो ज़मीन क्या होता है, पट्टे पर दे देता है। जो काश्तकार होते हैं उन्हें ज़मीन पट्टे पर देता है। देश के काश्तकारों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो देश के काश्तकार हैं उन्हें कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 भागों में। कौन कौन से आपके हो गए, तो उन 3 अगर हम विभाजन की बात करें, कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका दखलकारी, एक हो गया आपका दखलकारी, इधर हो गया आपका ऐच्छिक, एक हो गया आपका उपकाश्तकारी। तो दखलकारी, ऐच्छिक और उपकाश्तकारी ये काश्तकारों के प्रकार हो गए दोस्तों। तो काश्तकारी सुधारों में क्या है, कृषि संबंधी उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें भूमि का मालिक स्वयं खेती ना करके काश्तकारों को जो ज़मीन होती है वो पट्टे पर दे देता है। काश्तकारी सुधारों के अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो लगान की दरों को इसमें नियंत्रित किया गया। भूमिहीनों, जो भूमिहीन थे, जिनके पास अर्थात भूमि नहीं थी, उनको कृषि करने के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई। किराएदारी व्यवस्था में सुधार किया गया।
भूमि के कब्जे और इस्तेमालों को भी इसमें नियंत्रित किया गया। तो खैर अब हम सभी लोग काश्तकारी के प्रकारों की बात कर लेते हैं। दखलकारी का ऐच्छिक और उपकाश्तकारी, ये कुछ काश्तकारी के प्रकार हैं। तो दखलकारी काश्तकारी किसे कहा जाता है? इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत काश्तकारों को अपनी कृषि जोतों पर स्थायी अधिकार मिले हुए होते हैं। इसमें जमींदारी उन्हें कानूनी रूप से, जो जमींदार थे उन्हें कानूनी रूप से बेदखल नहीं कर सकते। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काश्तकारी का कौन सा एक ऐसा प्रकार है जिसमें उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों जो दखलकारी काश्तकारी होती है उसमें किसानों को क्या होता है, स्थायी अधिकार दिए होते हैं और जिन्हें कानूनी रूप से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ऐच्छिक काश्तकारी का तात्पर्य क्या है? तो ऐच्छिक काश्तकारी का तात्पर्य दोस्तों, इसके अंतर्गत काश्तकारों को अपनी कृषि भूमि पर कोई स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जमींदार उन्हें कभी भी बेदखल कर सकते हैं। तो ऐच्छिक काश्तकारी में उन्हें कोई कानूनी हमें अधिकार नहीं होते हैं, उन्हें जमींदार क्या कर सकता है, कभी भी बेदखल कर सकता है। जो स्वामित्व संबंधी अधिकार होता है उसमें उनको प्रदान नहीं होता है। उपकाश्तकारी के अंतर्गत क्या होता है? तो काश्तकार अपने उपयोग हेतु पट्टे पर ली गई कृषि भूमि को कृषि कार्यों हेतु अन्य किसी काश्तकार उपकाश्तकार को दोबारा पट्टे पर देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने पहले किसी भूमि मालिक से पट्टे पर ली भूमि, फिर तथा दूसरे को दे दिया। मान लीजिए ये क्या कह रहा है कि काश्तकार अपने उपयोग हेतु पट्टे पर ली गई कृषि को भूमि को कृषि कार्य हेतु अन्य किसी काश्तकार को दोबारा पट्टे पर दे देता है। ये हो गया आपका मालिक हो गया, स्वामी हो गया, ठीक है। और बी ने क्या करा, और यहाँ सी, ये हो गए 3। तो ए से बी ने लिया, बी ने क्या किया, सी को दे दिया। तो इसमें जो वही कह रहा है कि काश्तकार अपने उपयोग हेतु पट्टे पर ली गई कृषि भूमि को, जो काश्तकार होता है वो पट्टे पर कृषि भूमि को लेता है, तो कृषि कार्यों को संपन्न करने के लिए किसी अन्य काश्तकार को वह दोबारा पट्टे पर दे देता है। ये शब्द याद रखने वाला है। उपकाश्तकारी में यह चीज़ देखने को मिलती है। उपकाश्तकारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती है दोस्तों। भारत में पट्टे पर उगाया गया क्षेत्रफल लगभग 20% है। ये बिंदु आपके लिए याद रखने वाला है, जो कि खेती के कुल क्षेत्र का करीब 5वां भाग पट्टे पर आधारित है। तो खेती की जाने वाली जितना भी क्षेत्र है उसका करीब 5वां भाग पट्टे पर आधारित है। अगर इसके परसेंटेज की बात करें, जो कि अमूमन यहाँ 20% है। तो एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। दखल काश्तकारी में क्या होता है, काश्तकारों को अपनी कृषि जोतों पर स्थायी अधिकार प्रदान होते हैं और उन्हें कानूनी रूप से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ऐच्छिक काश्तकारी में क्या होता है, काश्तकारों को अपनी कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता है। जबकि उपकाश्तकारी में क्या होता है, काश्तकार भूमि को पट्टे पर लेता है और दोबारा किसी अन्य किसी काश्तकार को पट्टे पर दे देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपकाश्तकार भी कहते हैं। तो उपकाश्तकारों का व्यापक लेवल पर शोषण होता है। व्यापक लेवल पर शोषण होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इन्हें भी इनसे लाभ कमाना होता है और इन्हें तो इनसे लाभ कमाना होता ही है। तो ये क्या करेंगे, इनका काफ़ी व्यापक लेवल पर शोषण करते हैं। मान लीजिए इसने 10 रुपये कमाए, ठीक है, और इसने 8 रुपये इससे ले लिए, तो इसके पास कितना बचा, 2। इसने इससे क्या लिए, 5 रुपये इसने लिए, तो इसके पास कितना बचा, 3। तो इसको एक का इसको लाभ भी कमाना है। तो यही है, उपकाश्तकार का काफ़ी ज़्यादा विस्तृत लेवल पर शोषण देखने को मिलता है। भारत में पट्टे पर जो उगाया गया क्षेत्रफल लगभग 20% है, जो कि खेती के कुल क्षेत्र का करीब 5वां भाग पट्टे पर आधारित होता है। अब लगान के नियमन की बात करते हैं। रेगुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेंट क्या है? औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय काश्तकारों की स्थिति अत्यधिक लगान की दर के कारण काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। जब ब्रिटिश शासनकाल था तो उन्हें अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से काफ़ी लगान की जो दरें रखी जाती थी काफ़ी ऊंची रखी जाती थी, जिससे क्या हुआ, लगान दर उत्पादन का करीब जो लगान रखी जाती थी उसकी दर क्या होती थी, 34 से 75% तक रखी जाती थी। तो जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा थी।
लगान चुकाने के बाद किसानों के पास भोजन करने के लिए पर्याप्त राशन भी नहीं उपलब्ध होता था। इतनी दर अधिक रखी गई थी लगान की। किंतु क्या हुआ, वर्ष 1947 के बाद काश्तकारों पर लगान का भार कम करने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए। तो जो ब्रिटिश शासनकाल में लगानों के नियम कानून जो भी बनाए गए थे सरकार के द्वारा, उससे किसानों की काफ़ी दयनीय स्थिति थी। उसे सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा आज़ादी के बाद लगान को लेकर के कुछ नियम कानून बनाए गए थे। और ब्रिटिश शासनकाल में जो दर रखी गई थी 34 से 75% के आसपास की रखी गई थी। भारत में गौर करने वाली बात यह है कि भारत में काश्तकारी को अवैधानिक नहीं माना गया है। लगान के नियमन के अंतर्गत इस बात की कोशिश करी जाती है कि भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों से अधिक लगान जो है ना वसूला जाए। जो भूस्वामी होते हैं उनसे काश्तकारों के माध्यम से अधिकतम लगान को वसूल न किया जाए। इस संदर्भ में योजना आयोग को वर्तमान में क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, गठन किया जा चुका है। तो योजना आयोग द्वारा मार्गदर्शन दिया गया कि लगान की अधिकतम मात्रा कुल उपज का 1/5 से 1/4 भाग अर्थात 20 से 25% भाग तक ही हो। बहुत ही ज़रूरी लाइन है। योजना आयोग के द्वारा लगान की अधिकतम जो मात्रा है कितनी बताई गई थी या कितनी सिफारिश करी गई, तो उपज का करीब 1/5 से 1/4 भाग, जो कितना होगा 20 से 25% के आसपास होगा। और जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था तो ब्रिटिश शासनकाल में कितनी रखी गई थी, 34 से 75% रखी गई थी। ये दोनों आपको दरें याद रखनी है दोस्तों। ब्रिटिश काल में 34 से 75% की दर निर्धारित की गई थी। वहीं योजना आयोग ने क्या कहा, योजना आयोग के अनुसार उपज की कुल मात्रा का करीब 1/5 से 1/4, जो कि कितना होता है 20 से 25% के आसपास होता है। ये लगान की जो दर थी दोस्तों, उसे निर्धारित करने की बात कही गई थी योजना आयोग के द्वारा। विभिन्न राज्यों द्वारा लगान के नियमन हेतु विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए। जो जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारत में कई राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य के द्वारा लगान को लेकर के कुछ अलग अलग नियम कानून बनाए गए थे। हालांकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कठोरता से इनका पालन न होने के कारण भारत में इन्हें कुछ अधिक सफलता देखने को नहीं मिली। इसके प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और आपसी वैचारिक मतभेद भी हैं। तो खैर इतना पीछे से अगर आप एग्ज़ाम देने जा नहीं रहे तो उसे खैर कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं इतना डीप में पढ़ के। जितना ज़रूरी है आप एग्ज़ाम के लिहाज से उतना ही पढ़ें। अब जोतों की चकबंदी को लेकर के कुछ चीज़ों को हम सभी लोग समझ लेते हैं। चकबंदी क्या है? चकबंदी वह व्यवस्था है जिसमें किसानों के गांवों के विभिन्न भागों में बिखरे हुए खेत उन्हें एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। मान लीजिए चकबंदी योजना के अंतर्गत क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 10 बीघे का खेत है और प्रत्येक 10 बीघे का खेत 10 भागों में विभाजित है। 1 बीघा यहाँ पर है, 1 बीघा यहाँ पर है, 1 बीघा यहाँ पर है। ये मान लीजिए कुछ ए किसान के आपके हैं और बी किसान के खेत एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। चकबंदी में क्या होता है, एक यहाँ पर बी का है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो अब इसमें क्या होगा, जो बिखरे हुए जो इनके छोटे छोटे खेत जो हैं बिखरे हुए जो इनके जोत हैं दोस्तों, इनको एक पास किया जाएगा। इनको उठा करके क्या किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर कर दिया जाएगा। और इनको उठा करके क्या किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा। अब इनसे कहा जाएगा आप अपनी अदला बदली कर लीजिए, या तो ये यहाँ का ले लेगा खेत, ये यहाँ का ले लेगा। ऐसे दोस्तों इसमें होता है। तो चकबंदी वह व्यवस्था है जिसमें किसानों के गांवों के विभिन्न भागों में बिखरे हुए खेत उन्हें एक ही स्थान पर मिलते हैं। इसके अंतर्गत भू स्वामित्व में बदलाव करते हुए छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदल दिया जाता है। वर्ष 1920 में बड़ौदा में सर्वप्रथम चकबंदी संबंधी अधिनियम पारित किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम चकबंदी संबंधी अधिनियम कहाँ पारित किया गया था, तो बड़ौदा में। कब पारित किया गया, वर्ष 1920 में।
तो वर्ष 1920 में बड़ौदा में सर्वप्रथम चकबंदी संबंधी अधिनियमों को पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद और तत्कालीन बॉम्बे राज्य में चकबंदी संबंधी कानून पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ होने से पहले ही बनाए जा चुके थे। जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जो कि करीब वर्ष 1951 के आसपास की गई थी, उससे पहले ही कह रहा है कि यहाँ पर कानून बनाए जा चुके थे। कहाँ कहाँ पर? तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखनी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद और तत्कालीन बॉम्बे राज्य में। तो जब पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी, उससे पहले ही यहाँ वहाँ बनाए जा चुके थे। ठीक है। तो चकबंदी व्यवस्था में क्या होता है, जो बिखरे हुए खेत होते हैं उनको एक पास ला करके क्या किया जाता है, बड़े खेतों में उन्हें परिवर्तित किया जाता है। वर्ष 1920 में बड़ौदा में सर्वप्रथम चकबंदी अधिनियम को पारित किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने से ही उत्तर प्रदेश, पंजाब और हैदराबाद तथा तत्कालीन बॉम्बे राज्य में कुछ कानून बनाए जा चुके थे। खैर, व्यापक रूप में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? तो 8 मार्च वर्ष 1954 से लागू हुई थी। कहाँ से की गई? तो मुजफ्फर ज़िले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील से इसकी शुरुआत की गई थी और सफल परीक्षण के बाद इसे वर्ष 1958 में पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया था। तो आपको उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिहाज से थोड़ा अतिरिक्त जानकारी भी आपको हासिल करनी होगी। व्यापक रूप से अगर हम बात करें, प्रभावशाली रूप से इसे कब लागू किया गया, तो आइए समझते हैं। यूपी में चकबंदी योजना दोस्तों कब लागू हुई? 8 मार्च 1954 को। 8 मार्च 1954 को कहाँ लागू हुई थी? तो मुजफ्फर ज़िले के कैराना तहसील। कहाँ? मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील। और कहाँ लागू हुई? तो सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिर खाना तहसील। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 8 मार्च 1954 को मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील, वहीं सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील में इसे लागू किया गया। जब इसके कुछ लक्ष्य के अनुसार परिणाम आए, तो इसे वर्ष 1958 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। वर्ष 1958 में पूरे यूपी में लागू कर दिया गया। उम्मीद है चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत कब हुई, आपके ऑप्शन कुछ जो भी आपको दिए हों, जैसे वर्ष 1951, वर्ष 1954, वर्ष 1960, वर्ष 1968, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ष 1954 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लगभग 1960 तक सभी राज्यों में चकबंदी संबंधी कानून बनाए जा चुके थे। आरंभ में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था थी, परंतु बाद में इन कानूनों को सख्त कर दिया गया। जब चकबंदी योजना से संबंधित जो कानून बनाए जा रहे थे दोस्तों,
तो शुरुआती दौर पर तो जो चकबंदी थी उसे ऐच्छिक चकबंदी कहा गया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो चकबंदी की व्यवस्था अपनाएगी वह ऐच्छिक थी, कि अगर आप अपनी इच्छा रखते हैं, अपनी मर्जी साबित करते हैं तो आप चकबंदी करा सकते हैं, और अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप मना भी कर सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ, कुछ इसके सफल परिणाम न होने के कारण इसमें कुछ कड़े रुख अख्तियार करे गए, परंतु बाद में इन कानूनों को सख्त बना दिया गया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक आदि जैसे राज्यों में चकबंदी संबंधी कानूनों का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया। वहीं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी तथा उत्तर पूर्व के राज्यों ने अभी तक चकबंदी कानून अपनाए ही नहीं हैं। अभी तक कृषि अधीन क्षेत्र का केवल 49% क्षेत्र ही चकबंदी के अधीन लाया गया है। जो काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी कृषि अधीन क्षेत्र है उसका करीब 49% क्षेत्र ही चकबंदी के अधीन लाया गया है। तो काफ़ी सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी अभी जागरूकता का अभाव है। तो किन किन इलाकों में सफलतापूर्वक लागू की गई और किन किन इलाकों में अभी भी दयनीय स्थिति है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक लागू किया गया, जबकि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी तथा उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों ने अभी तक चकबंदी कानून बनाए ही नहीं। और अभी तक जो भी कुल कृषि योग्य क्षेत्र है उसका करीब 49% क्षेत्र ही चकबंदी के अधीन लाया गया है। दूसरी योजना के समाप्त होने तक केवल 1,21,00,000 हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी हो सकी थी। वहीं तीसरी योजनावधि में 1,20,00,000 हेक्टेयर चकबंदी योजना का कार्य पूर्ण हो चुका था, जो कि कुल कृषित भूमि का मात्र 1/3 है। तो जो दूसरी योजना थी आपकी, उसके समाप्त होने तक केवल 1,21,00,000 हेक्टेयर, और जो तीसरी योजनावधि में 1,20,00,000 हेक्टेयर तक चकबंदी का कार्य पूरा हो चुका था। तो इसमें बहुत ज़्यादा याद करने में कठिनाई भी नहीं होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आंकड़ा कितना है, 1,21,00,000 आंकड़ा है, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उसमें आप 21 लाख में एक कम कर दीजिए, 1,20,00,000 रुपये, रुपये नहीं दोस्तों, 1,20,00,000 हेक्टेयर चकबंदी का कार्य पूर्ण हो चुका था, जो कि अमूमन कितना था, 1/3 कृषित भूमि का था। जो कृषित भूमि थी उसका 1/3 था। अब हम सभी लोग जरा भू आंदोलन को पढ़ लेते हैं। तो भू आंदोलन क्या है दोस्तों? भूदान भूमि सुधार का एक ऐच्छिक कार्यक्रम है। भूदान क्या है? तो भूदान एक प्रकार का ऐच्छिक कार्यक्रम है। किसका? तो भूमि सुधारों का। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ की गई? तो भू आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के जो एक शिष्य थे विनोबा भावे के द्वारा शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता था, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ठीक है, खैर आइए पढ़ते हैं। भूदान भूमि सुधार का एक कैसा कार्यक्रम है? तो ऐच्छिक कार्यक्रम है। भूदान का तात्पर्य क्या है? स्वेच्छा से भूमि को क्या किया जाना? दान किया जाना। अगर आपकी इच्छा है तो आपके पास अगर अतिरिक्त भूमि है तो आप दान कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। भूदान भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने, जैसे भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं बल्कि आंदोलन के जरिए करने की कोशिश थी। इसकी जो शुरुआत करी गई थी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा अप्रैल 1951 में करी गई। कहाँ से? तो तेलंगाना क्षेत्र से, तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से इसकी शुरुआत करी गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा अप्रैल 1951 में। कहाँ से हुई? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी। और यह है क्या? तो एक प्रकार का स्वैच्छिक दोस्तों भूमि सुधार आंदोलन है। शुरुआत के वर्षों में इसे आंदोलन को काफ़ी सफलता मिली। मार्च 1956 तक भूदान के रूप में लगभग 40 लाख एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त हुई। लेकिन इसमें जो दान की गई एक भूमि का एक बड़ा भाग या तो खेती करने योग्य नहीं था, बंजर थी या अनुपजाऊ थी, या फिर किसी विवादों में वह ग्रस्त थी।
इस वजह से 40 लाख एकड़ से अधिक भूदान भूमि में लगभग 6 लाख एकड़ भूमि 1957 के अंत तक भूमिहीन परिवारों के बीच बांटी जा सकी थी। तो काफ़ी जैसे भूदान जो लोगों के द्वारा जो ज़मीन दान भी करी गई तो या फिर वह काफ़ी विवादों में ग्रस्त थी, किसी झगड़े में पड़ी हुई थी, किसी वाद विवाद में पड़ी हुई थी, या फिर क्या थी, वो अनुपजाऊ थी। तो उन्होंने क्या करा, उनका नाम भी हो जाए कि हाँ उन्होंने ज़मीन दान की है, और जो अतिरिक्त सरकार के द्वारा दबाव था उससे भी उन्हें थोड़ा वो मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। तो खैर ये थे कुछ भूदान से संबंधित जरूरी तथ्य, इनको याद रखना है आपको। ग्राम दान आंदोलन की बात कर लेते हैं। वर्ष 1956 के आसपास भूदान आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया, वह था ग्राम दान आंदोलन। तो ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? उड़ीसा से हुई। ग्राम दान के अंतर्गत गाँवों की भूमि को जो सामूहिक स्वामित्व का माना गया। और कहीं कहीं पर दोस्तों 1952 में भी ग्राम दान आंदोलन का उल्लेख किया गया है, तो आपको याद रखने, जैसा भी आपको विकल्प मिलेगा आप ऐसे टिक करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको 1952 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 1956 में मिलेगा। अलग अलग सोर्सों में कुछ अलग अलग जानकारी दी हुई है। तो खैर वर्ष 1956 के आसपास भूदान आंदोलन ने कुछ नए रूप ले लिए। इसे मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ, कहीं कहीं पर आपको 1952 भी मिलेगा दोस्तों। ये इधर लिख देता हूँ 1952, ये भी मिलेगा। तो ग्रामदान, इसमें क्या होता था, ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? उड़ीसा से हुई थी। इसमें जो भूमि को सामूहिक स्वामित्व के अंतर्गत रखा जाता था। ग्रामदान आंदोलन दोस्तों एक प्रकार से भूदान आंदोलन का ही हिस्सा था। और 1960 के अंत तक करीब देश में 4500 से ज़्यादा ग्रामदान गांव बन गए थे। तो ऑपरेशन बरगा का ये काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन बरगा का संबंध कहाँ से है? तो पश्चिम बंगाल से। जो ऑपरेशन बरगा को लेकर के दोस्तों कई प्रश्न पूछे गए हैं भूमि सुधारों के अंतर्गत ही, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत ही। तो मैंने यहाँ पर एक फैक्ट ऐसे ही शामिल कर दिया कि ऑपरेशन बरगा का संबंध कहाँ से है, ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाएँ इसको। जब ऑपरेशन बरगा था क्या, तो पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक प्रकार का भूमि सुधार आंदोलन ही था। इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1978 में हुई थी और 1980 के मध्य तक दोस्तों यह चला था। ऑपरेशन बरगा की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन बरगा की शुरुआत वर्ष 1978 से शुरू हुई थी। वर्ष 1978 से शुरू हुआ था। तथा वर्ष 1980 के मध्य तक चला। ये हो गया आपका। तो ऑपरेशन बरगा का संबंध कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। यह था क्या? तो एक प्रकार का भूमि सुधार आंदोलन ही है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1978 से शुरू हुई थी और 1980 के मध्य तक यह चला था। इस आंदोलन में क्या चीज़ें शामिल थी? तो इस आंदोलन के जरिए जो बरगादारों को जमींदारों से बेदखल होने से बचाने के लिए कुछ कानूनी सुरक्षाएं प्रदान करी गई थी। और इस आंदोलन ने बरगादारों को ज़मीन मालिक बनाना आसान बना दिया था। खैर एक अधिनियम आपको याद रखना है जो काफ़ी पूछा जाता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1894 में दोस्तों पारित हुआ था। इसको याद रखना है आपको, अक्सर पूछा जाता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? 1894 में पारित हुआ था। सीधे तौर पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। और यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में लागू होने वाला एक प्रकार का कानून था। यह कानून में होता क्या था? तो इस कानून के अंतर्गत जो सरकारें थी, जो व्यक्तियों की जो निजी ज़मीन होती थी उसका अधिग्रहण कर सकते थे।
और इसके लिए सरकार को ज़मीन के मालिकों को मुआवजा देना होता था। वो मुआवजा दे देते थे, किंतु उसको जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की निजी ज़मीन को आसानी से वो हड़प सकते, मतलब हासिल कर सकते थे। ठीक है, सामाजिक या किसी प्रकार के न्याय के उद्देश्य से, या अपना मनमानी तौर पर कुछ भी जो भी उनका उचित तरीका होता था वो इसे संपन्न करते थे अपने लाभों के उद्देश्यों को सीधा करने के लिए। तो खैर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आपसे अगर पूछा जाए कब पारित हुआ था, तो 1894 में पारित हुआ था। आज की क्लास हमारी दोस्तों यहीं तक रहेगी। चकबंदी हालांकि मैंने उत्तर प्रदेश में बता ही दिया, आगे शामिल भी है इसमें, तो आगे बात करेंगे हम सभी लोग अगले दिन, अगले लेक्चर में। और एक क्लास इसकी और होगी, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, कुछ ज़रूरी प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, उनको हम सभी लोग कर लेंगे और यह हमारी क्लास संपन्न हो जाएगी, जो कृषि संबंधी आपके सुधार हैं। फिर हम अपनी अगली क्लास की ओर बढ़ेंगे। तो खैर, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।